हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 28 के बारे में। सीरीज़ 27 तक हम काफ़ी प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप प्लीज़ देखिएगा, प्लस मेरे चैनल को प्रमोट कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो सामने लेकर आऊँगी आपके। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। वीडियो डालने में मुझे थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी। आज का पहला प्रश्न है प्रस्तावना में बंधुता। ये प्रश्न 15 वर्ड्स में, 15 to 20 वर्ड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया है, दोनों की बात कर सकते हैं हम। 2 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे हम। प्रस्तावना में बंधुता क्या है, तो उसको किस तरह से हम लिखेंगे। प्रस्तावना के अनुसार बंधुता में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। तो बंधुता को हमें देखना है कि 2 बातों को सुनिश्चित करेंगे। पहला व्यक्ति का सम्मान भी होगा, दूसरा देश की एकता और अखंडता का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही भाईचारे से रहना भी बंधुता में शामिल किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहते हुए भाईचारे के साथ रहना, ये भी क्या है, बंधुता का ही पार्ट है। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अनुच्छेद 103 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की भूमिका। एक तो प्रश्न ये बन सकता है 15 वर्ड्स में। इसके अलावा डायरेक्ट पूछ सकता है आर्टिकल 103, केवल 103 डायरेक्ट पूछ सकता है, या फिर केवल ऐसे पूछ सकता है अनुच्छेद 103 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है। ओके, 15 वर्ड्स में पूछ सकता है 2 नंबर में। तो क्या किस तरह से आंसर लिखेंगे। अनुच्छेद 103 राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग से सलाह लेता है। इसी के बारे में 103 बात करता है। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग से सलाह लेने के संबंध में, राष्ट्रपति की सलाह लेने योग्य संबंध में क्या है, आर्टिकल 103 है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा न्यायिक समीक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये मोस्ट प्रोबेबली है कि ये क्वेश्चन इस बार भी आरएएस मेंस में आए। न्यायिक समीक्षा, ये 50 वर्ड्स, 15 वर्ड्स, इवन 100 वर्ड्स में भी बन सकता है। तीनों कैटेगरी में ये क्वेश्चन बन सकता है। न्यायिक समीक्षा क्या है, या फिर न्यायिक समीक्षा को आप किस तरह से देखते हैं, न्यायिक समीक्षा का वर्तमान में किस तरह से उपयोग हो रहा है, बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको सारे तरीके के क्वेश्चन जो है दिमाग में रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर फ्रेम करना है। अभी इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि न्यायिक समीक्षा क्या है, तो बात करते हैं 50 वर्ड्स में हम बात करेंगे यहाँ पर न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। यहाँ पर रद्द करना है, रद्द कर सकती है, इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अब ये कंसेप्ट जो है, अगर हम देखा जाए तो पीएन भगवती जी के द्वारा जो है ये कंसेप्ट लाया गया था। तो उसमें अब दोबारा से देख लेते क्या है। ये संविधान को व्याख्या करने का अधिकार, संविधान को पुनः व्याख्या करने का अधिकार केवल क्या है, न्यायपालिका के पास है। ठीक है, इस नाते यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून जो है वो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, या किसी व्यक्ति का जो अस्मिता है, या फिर व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर रहा है, तो न्यायालय क्या करता है, उस कानून के ऊपर समीक्षा करता है, उसको देखता है, उसको रिव्यू करता है, जुडिशियल रिव्यू करता है कि कहीं ना कहीं आधारभूत ढांचे का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो उसी को देखने के लिए न्यायिक समीक्षा की जाती है। तो वह उस कानून को फिर अगर वो कानून गलत पाया जाता है तो कानून न्यायपालिका उसको रद्द कर देती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना, साथ में ये क्या करता है, कानून की रक्षा भी करता है कि कानून का सही उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा, किसी के साथ कानून का गलत उपयोग तो नहीं हो रहा। मौलिक अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त है भारत के नागरिक होने के नाते, तो उन मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, ये भी न्यायालय देखता है। जहाँ कहीं भी उल्लंघन पाया जाता है, या जहाँ कहीं भी कानून जो है वो गलत पाया जाता है, तो न्यायालय समीक्षा करके उसको रद्द कर देता है। यदि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन, न्यायालय की शरण ली जा सकती है। और साथ में ये भी तरीका है कि अगर नागरिक के अधिकार जो है, मौलिक अधिकार है, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो व्यक्ति जो है खुद न्यायालय की शरण ले सकता है, या न्यायालय में जाकर रिट लगा सकता है। न्यायिक समीक्षा से सरकारी कार्रवाई को वैध बनाना और सरकार द्वारा किए गए अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना, ये सारे ही है। ये सारे इसके अंदर है कि जो सरकारी जितनी भी कार्रवाई है उनको वैध बनाया जाए, सरकार द्वारा अनुचित कृत्य जो होते हैं उनको रोकना, और उनके खिलाफ संविधान का संरक्षण प्रदान
करना, ये सभी न्यायिक समीक्षा के कार्य है। अब न्यायिक समीक्षा वैसे तो पर्टिकुलरली किसी भी आर्टिकल में प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 137 जो है कुछ हद तक ये बताता है कि जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, नॉट क्लियरली मेंशन, क्लियरली उसमें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति को हटाने की संवैधानिक प्रावधान। राष्ट्रपति को हटाने का संवैधानिक प्रावधान क्या है, या राष्ट्रपति को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 50 वर्ड्स में बन सकता है ये प्रश्न भी, 15 वर्ड्स में तो नहीं बनेगा, 50 वर्ड्स में बन सकता है। ओके, तो किस तरह से फ्रेम करेंगे इस प्रश्न को हम। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसमें भी आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 जो है वो बात करता है महाभियोग प्रक्रिया की। तो संसद में महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, केवल और केवल यही प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग का एकमात्र आधार क्या होगा, संविधान का उल्लंघन। अगर ये पाया जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तभी उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। आरोप एक नोटिस में सम्मिलित होता है। आरोप में क्या होता है कि नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को, जो आरंभ करने वाले सदन के कुल सदस्यों के 1/4 द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। सबसे पहले अगर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है तो संसद के किसी भी सदन में शुरू कर दिया जाएगा, उसके बाद आरोप के बाद एक नोटिस भेजा जाएगा और आरंभ करने वाले सदन के कुल सदस्यों के 1/4 द्वारा हस्ताक्षरित वो नोटिस होना चाहिए। उसके बाद प्रक्रिया शुरू करने के बाद राष्ट्रपति को 14 दिनों का अग्रिम नोटिस या सूचना भी दी जानी चाहिए। अगर प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भी होना चाहिए अग्रिम। महाभियोग प्रक्रिया के लिए विशेष बहुमत की जरूरत आवश्यकता होती है। यदि अन्य सदन भी सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से उस दिनांक से हटा दिया जाता है जिस दिन यह बिल पारित हुआ था। अब तक किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है, बिल जरूर पारित हुआ है लेकिन अभी तक भी महाभियोग के द्वारा किसी भी को हटाया नहीं गया है। तो राष्ट्रपति को 14 दिनों का अग्रिम नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग प्रक्रिया के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य सदन भी सदन के कुल सदस्यों का बहुमत 2/3 होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जाएगा। जिस दिन प्रस्ताव पारित हो जाता है उस दिनांक से हटा दिया जाता है। ओके, जिस दिन मतलब बिल पारित होता है उस दिन से, लाया जाता नहीं, सॉरी, बिल पारित हो जाता है उस दिन से। ओके, सो आई होप आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। न्यायिक समीक्षा के बारे में डिस्कस करा, इस तरह से हमने प्रश्नों के बारे में डिस्कस करा। अगर अच्छे लगे तो फटाफट से आप लाइक बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।